दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक का जो है कार्यकाल वो 1351 से 1388 तक जाता है। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 20 मार्च सन 1351 को जो है फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ। आप जानते हैं कि MBT को कोई पुत्र नहीं था, लेकिन बर्नी साहब का कहना है, बर्नी के अनुसार जो है कि फिरोज शाह तुगलक को जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन ये बातें शायद जो है सही प्रतीत नहीं होती है। हम लोग फिरोज तुगलक के बारे में थोड़ा सा जानें कि फिरोज तुगलक की जो माता है, माता का नाम जो है बीबी जैला, ये रनमल की जो है जो राजपूत सरदार थे, रनमल की जो पुत्री थी। मतलब जो है फिरोज शाह तुगलक की जो माता है वो हिंदू में जो है हिंदू थी। पिता जो है, इनके पिता जो है रजब थे और ये सिपह सालार के पोस्ट पर जो है कार्यरत थे। इनके चचेरे भाई का नाम MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्हीं के जो है मृत्यु उपरांत जो है इनका राज्यारोहण होता है। शासक बना और शासक बनने में जो है अमीरों का और उलेमाओं का जो है बहुत बड़ा इनका जो है योगदान रहता है। इनके समर्थन से ये शासक बनते हैं और कहीं ना कहीं ये जो है इनका सदा के लिए जो है ऋणी हो जाते हैं। हम लोग इसको जो है आगे जो है देखेंगे। इनका जो है पुनः राज्यारोहण होता है दिल्ली आने के बाद। वो कब? अगस्त 1351 को इनका फिर से जो है राज्यारोहण होता है और दिल्ली में जो है ये अमीरों और उलेमा के सहयोग से जो है ये इनका राज्यारोहण संपन्न हो पाता है। MBT की नीतियों से, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से प्रजा, अमीर और उलेमा जो है, उलेमा वर्ग में घोर असंतोष था। हम लोगों ने पहले देखा और उसके वजह से लगातार वो जो है विद्रोह करते रहते थे या विद्रोह का जो समर्थन करते रहते थे। और इनका जो है समर्थन पाना फिरोज शाह तुगलक के लिए जो एक बड़ा जो है जरूरी आवश्यक था। और उस स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने इन वर्गों के लिए जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाई और तुष्टीकरण की नीति का अवलंबन करते हुए ना अपने प्रशासन को चलाया, जो तत्काल तो ठीक साबित रहा, लेकिन बाद में चल के ये तुगलक वंश के लिए ये शायद जो है बेहतर नीति नहीं थी। चलिए हम लोग जो है देखें कि वो शासक तो बन गए, लेकिन देखें हम लोग कि फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक के समय जो है उनके समक्ष जो है क्या चुनौतियां थी, क्या जो है, और उनका समाधान जो है किस तरह से किया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो सबसे पहले देखें कि जो गद्दी पर जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था। ख्वाजा जहां के द्वारा दिल्ली में एक बालक को जो है सुल्तान घोषित कर दिया गया और इस स्थिति में कहीं ना कहीं जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है इससे चुनौती मिलती है। लेकिन इसका सामना वो कैसे करते हैं? अमीरों और उलेमाओं के जो है सहयोग से वो जो है इस समस्या को जो है समाधान करने में सफल रहते हैं और उनका दिल्ली में फिर से राज्यारोहण होता है अगस्त 1351 को। तो एक समस्या, ये जो गद्दी पर उनका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था, तो उलेमा वर्ग और जो है अमीर वर्ग के सहयोग से उन्होंने इस समस्या का जो है समाधान कर लिया। दूसरा जो है जो विघटनकारी शक्तियां हैं, जो कि अलाउद्दीन, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही काफ़ी प्रखर थी, तो विघटनकारी जो शक्तियां हैं उनसे कैसे ये निजात पाते हैं? एक कि उन्होंने क्या किया कि जो है साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, जो जिन पर चलते हुए लगातार जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक परेशान रहे थे, तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति ही छोड़ दी, साम्राज्य विस्तार करना ही छोड़ दिया। साथ ही साथ दक्षिण के जो राज्य हैं, दक्षिण के राज्य जो भी स्वतंत्र हो गए थे, वहां पर उन्होंने हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं किया। मतलब दक्षिण को बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। इनके द्वारा जो भी आक्रमण किए गए वो सिर्फ और सिर्फ जो है साम्राज्य के बचाव के लिए गए, साम्राज्य निर्माण या साम्राज्य विस्तार के लिए जो है इनके द्वारा कोई भी आक्रमण नहीं किया गया। इसके बाद देखें कि अमीर और उलेमा वर्ग जो है काफ़ी नाराज थे मोहम्मद बिन तुगलक से और उनकी नाराजगी इनको भी झेलनी पड़ सकती थी, क्योंकि जो है शासक के प्रति उनमें कहीं ना कहीं अविश्वास का माहौल था। उस चीज़ से ये कैसे निकलते हैं देखें। तो क्या किया कि अमीर वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया कि जागीर
जो उनको जागीर प्रदान की गई थी और जो उनका पद था, जागीर और पद दोनों को वंशानुगत कर दिया। इसका मतलब साफ है कि अब अमीर के जो बच्चे हैं उनको भी जो है वो पद और जागीर प्राप्त हो जाएगी। और इस स्थिति में अमीरों के द्वारा जो है खुले दिल से स्वागत किया किनका? फिरोज शाह तुगलक का। साथ ही साथ अमीरों के ऊपर जो केंद्रीय प्रशासन के द्वारा जो आर्थिक नियंत्रण रखा जाता था उससे भी जो है इनको मुक्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं अमीरों को जो है खुली छूट थी और उस स्थिति में अमीरों के द्वारा जो है फिरोज शाह तुगलक का समर्थन करना तो लाजमी था। उलेमा वर्ग का भी जो है, उलेमा वर्ग की भी जो नाराजगी थी मोहम्मद बिन तुगलक के, तो इनसे कैसे निपटते हैं भाई? देखिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, मोहम्मद बिन तुगलक साहब जो है वो पढ़े लिखे थे, शरीयत के ज्ञाता थे और वो संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे। वो जो है इनकी जो है जहाँ पर भी गलती दिखती थी उलेमा की, वो जो है उसको जो है नज़रअंदाज नहीं करते थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के, और इसी वजह से उलेमा वर्ग ने जो है विद्रोहियों को जो भड़काया। तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक क्या किया? फिरोज शाह तुगलक ने उस नीति को जो पलट दिया और इनके द्वारा संकीर्ण धार्मिक जो नीति है, संकीर्ण धार्मिक नीति का अवलंबन किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। साथ ही साथ प्रशासन में शरीयत के अनुसार जो है वो प्रशासन को चलाना जो है प्रारंभ किया। जो मुस्लिम कानून है उसके अनुसार जो है शासन को चलाना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इन्होंने जो है हिंदू मंदिरों को जो है लूटा और उनका जो है विनाश किया, उनको जो ध्वस्त किया, जो है ये भी उलेमा वर्ग को खुश करने का एक चीज़ था। साथ ही साथ ब्राह्मण जो अब तक जो है जिनके ऊपर जजिया कर नहीं लगता था, ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। 1376 ईस्वी की ये घटना है। और साथ ही साथ जो गैर सुन्नी थे, जैसे सिया थे, मुस्लिम में भी सिया थे और ये सूफी थे, महदी थे, इनको भी जो है इनके प्रति भी जो है इनका जो दृष्टिकोण था वो नकारात्मक दृष्टिकोण हमको दिखाई पड़ता है। प्रजा की नाराजगी थी। प्रजा की नाराजगी से कैसे ये उभरते हैं कि 24 जो कष्टकारी जो कर थे, 24 कष्टकारी कर को जो क्या कर दिया, उनके द्वारा समाप्त कर दिया। और शरीयत में जिस तरह की जो है कानून की, शरीयत में जिस तरह के करों की स्वीकृति थी, सिर्फ उसी तरह के 4 करों को द्वारा इनके द्वारा जो है लगाया जाता। वो 4 कौन कर थे? जजिया, जकात, खम्स और खराज, ये 4 कर। तो जजिया जो है गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, जाने ये धार्मिक कर नहीं था। जकात ये धार्मिक कर था और सिर्फ मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ये जो है संपत्ति का 40वां भाग मतलब कि 2.5% हुआ करता था। और खम्स जो है ये लूट का माल था, लूट का धन था। और जो है ये पहले जो है अलाउद्दीन के समय उलट के कर दिया गया था कि जो 80% भाग है, मतलब 4/5 भाग वो जाता था राज्य के खजाने में और 1/5 भाग वो जाता था कहाँ? वो जाता था सैनिकों के पास। इसने जो इस चीज़ को उलट दी और 1/5 भाग, 1/5 भाग, ये 2 हो गया है, 1/5 भाग है वो राज्य के खजाने में, मतलब 20% राज्य के खजाने में, 80% जो है ये सैनिकों के पास जो है ये गया खम्स का धन। चलिए, खराज जो है 1/3 या 1/5, 2 तरह का चीज़ मिलता है। ज़्यादा संभावना 1/3 खराज मतलब भूमि कर था। और ये बर्नी साहब कहते हैं कि जो है ये 1/5 ही था। एक कर लगाया गया इनके द्वारा हके सर्व, मतलब सिंचाई कर। सिंचाई कर 1/10 लगाया गया उपज का, लेकिन ये उलेमा की अनुमति के बाद ही लगाया। तो इस तरह से प्रजा की जो नाराजगी थी उसको जो है दूर करने का जो है प्रयास किया गया। इसके बाद देखें सैनिक भी जो है नाराज थे। सैनिक भी जो है वो उनके समय से जो है नाराज चल रहे थे। उनका क्या किया? तो सैनिकों का पद भी वंशानुगत कर दिया, ये भी खुश। और साथ ही साथ दाग और हुलिया प्रथा जो चल रहा था, जिसके वजह से जो है सैनिकों की जो कार्यकुशलता है वो बेहतर रहती थी। तो दाग और हुलिया प्रथा को भी इनके समय जो है वो थोड़ा ढील दी गई उसमें। और इस तरह से सैनिक भी जो है अपने आप में जो है खुश महसूस करेंगे। किसानों की नाराजगी थी। किसानों की नाराजगी को कैसे दूर करते हैं? कर की दरों में कमी की गई, हम लोग देखे खराज के मामले में। और सिंचाई की जो है, सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था किया गया। इनके द्वारा 11 बड़े नहर, वैसे जो 5 बड़े नहर, 11 भी जिक्र मिलता है कि इनके द्वारा जो है नहरों का जो बड़े पैमाने पर जो है ये विकास किया गया। और नहरों द्वारा जो सिंचित भूमि थी वो कम से कम 160 वर्ग मील का जो क्षेत्र था वो इससे सिंचित होता था। तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से जो है किसान भी जो है खुशी महसूस करने लगे। इसके बाद जो है इनके पास जो है आर्थिक संकट का भी समस्या था कि जिस तरह से ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा विजय अभियान चलाया गया
और उस स्थिति में जो है इनके पास जो है खजाना जो है वो खाली हो रहा था। विजय अभियान साथ ही साथ उनके साथ द्वारा जिन बहुत सारे प्रयोग किए गए, जिन खजाना के ऊपर जो है वो भार पड़ा, और उस स्थिति में इसको ठीक करने के लिए हिसामुद्दीन, ख्वाजा हिसामुद्दीन को जो है लगान का प्रमाणिक ब्यौरा तैयार करने के लिए उनको कहा गया कि कितना ही हो सकता है, और उनके द्वारा 6,78,00,000 जो है ये लगान ये निर्धारित किया गया, इतना टका जो है निर्धारित किया गया। साथ ही साथ जो है यहाँ से तो जो उनकी जो है आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई, साथ ही साथ इनके द्वारा जो 1200 फलों के बागान लगाए गए और उनसे सालाना आय 1,80,000 टके का होता था। तो ये भी एक उनको जो है आर्थिक संकट से उबारने में जो है काम दिया। साथ ही साथ शाही कारखाने से जो बना हुआ सामान था उसको भी जो है बाजार में बेचा जाता था, और इस तरह से आर्थिक स्थिति उनकी जो है दुरुस्त होती चली गई। जन कल्याणकारी कार्य जो है प्रजा को और खुश करने के लिए किया गया। उनके द्वारा एक विभाग दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की गई, खासतौर से जो है बेरोजगारी दूर करने के लिए और बेरोजगारों के लिए, मुस्लिम अनाथ युवतियों के लिए, विधवाओं के लिए, निर्धनों के लिए जो है इससे जो है काफ़ी उनको जो मदद दी गई, सहायता दी गई। और साथ ही साथ उनके द्वारा सड़कों का, सरायों का, लंगर का, उपचार केंद्र का मतलब ये व्यवस्था किया गया, जिसके वजह से जो है जो प्रजा की जो नाराजगी है वो इसके माध्यम से जो वो दूर होती चली गई। दीवाने बंदगान एक विभाग खोला गया, इसमें ये दासों के लिए था। उनके समय में दास सबसे ज़्यादा 1,80,000 थे, और दासों की जो है रख रखाव के लिए, देख रेख के लिए दीवाने बंदगान एक अलग से विभाग जो है स्थापित किया। एक और विभाग खोले दीवाने सफाई, ये जो खैराती अस्पताल थे जहाँ पर जो है मुफ्त में लोगों का जो है गरीबों का खासतौर से जो इलाज होता था। तो इस तरह की जो है इनकी व्यवस्था। फिरोज तुगलक जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को जो जिम्मी मतलब जो इस्लाम धर्म को न मानता उनको जो है जिम्मी कहा गया है, तो इन्होंने हिंदुओं को जो है जिम्मी कहा। आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है इनके ऊपर, फिरोज तुगलक के ऊपर, कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का जो है अग्रगामी था। ये कहना है कि इनका आरसी मजूमदार साहब का। चलिए उसके बाद हम लोग देखें इनका जो है सैन्य अभियान अगर हम देखेंगे तो सैन्य अभियान जो है इनका कुछ बहुत ज़्यादा सफल रहता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखें कि बंगाल का अभियान किया जाता है जो है 1353 में। उस समय वहाँ के शासक रहते हैं शमसुद्दीन इलियास। वो जो है भाग जाते हैं, इकदला के जो है किले में जाकर जो है छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं, और जो है इस तरह से थक हार के फिर जो है ज़्यादा इनको यहाँ पर सफलता मिलती नहीं है, और सुल्तान 1355 में वापस दिल्ली चले आते हैं। 1359 में फिर जो है बंगाल पर जो है अटैक किया जाता है। उस समय जो है ये इलियास का पुत्र रहता है, सिकंदर शाह जो है शासक रहता है वहाँ का, और इस समय भी उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती नहीं है। तो इस तरह से बंगाल का अभियान जो है एक तरह से अगर आप असफल कहें तो वो ज़्यादा जो है खराब नहीं माना जाएगा। जाजनगर जो कि उड़ीसा को जाजनगर कहते थे। जाजनगर में क्या हुआ कि जाजनगर में जो है जब बंगाल से वापस आ रहे थे तो 1300 जो है 56-60 में, ये 59 से 60 में जो है वहाँ पर अटैक किया गया। भानुदेव वहाँ के शासक रहते हैं, और वहाँ पर जो है कुछ लूटपाट किया गया। हालांकि इनको जो है पूरी तरह से पराजित नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर कुछ धन को जरूर लूटा पाटा गया। और जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उनको पूरी तरह से जो ध्वस्त किया, और ये दिखलाने के लिए कि हम जो है कितने जो है कट्टर मुस्लिम है, और उससे कहीं ना कहीं जो है उलेमा वर्ग को जो है खुश करने के लिए इस मंदिर को जो है ध्वस्त किया गया उनके द्वारा। नागरकोट पर जो है आक्रमण किया जाता है। इसी तरह से नागरकोट पर जो है ये 1361 की घटना है। ज्वालामुखी मंदिर को वहाँ पर जो है लूटा जाता है, और वहाँ पर जो है 1300 जो है संस्कृत की जो पांडुलिपियाँ रहती है उनको वहाँ से प्राप्त किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ के जो शासक उनको नजराना देने के लिए जो है बाध्य किया जाता है। तो ये जो है ये भी यहाँ पर जो है मंदिरों को लूटा जाना कहीं ना कहीं जो उलेमाओं को जो है खुश करने का एक प्रयास था। सिंध पर आक्रमण करते हैं कि इनका अंतिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब का सिंध पर अंतिम आक्रमण, इनका भी सिंध पर अंतिम आक्रमण ये 1362-64 की घटना है। यहाँ पर सुल्तान की जो सेना है वो 6 महीने तक कच्छ का जो रन है वो जो मरुस्थल वहाँ पर फंस जाता है, और उस स्थिति में जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ से आ पाता है। तो ये भी उनका जो है वो बहुत ज़्यादा सफल रहता नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो उनका सैनिक अभियान है वो बहुत ज़्यादा सफल रहा नहीं। दक्षिण के राज्य जैसे मवार हुए, विजयनगर, बहमनी, इनको जीतने के लिए सुल्तान के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। चलिए तो आगे देखें हम लोग कि कुछ जो है
इनके द्वारा और किस तरह के कुछ जन कल्याणकारी कार्य और कुछ इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है उसको हम लोग जल्दी से देख लें। तो इनके द्वारा जो है नहर के लिए बड़ा फेमस है, ये नहर से लगातार सवाल भी पूछे जाते हैं। इनके द्वारा 5 बड़ी नहरों का जो है वो निर्माण किया गया। सबसे पहला नगर आप देखेंगे तो जो है एक यमुना से जो है हिसार तक जाता है, ये 150 मील लंबा था। दूसरा नहर यमुना से फिरोजाबाद। तीसरा जो है सतलज नदी से जो है घग्गर नदी तक, ये 96 मील का ये लंबा, और एक जो है घग्गर से फिरोजाबाद तक, और दूसरा जो है सिरमौर की पहाड़ी से जो है हांसी तक। तो ये 5 नहर ये पूछा जाता है कौन कहाँ से जाता है, आपको मिलान करने के लिए एक बार अगर आपके नज़र में ये पड़ा रहेगा तो आपको मिलान करने में आसानी होगी। उसने जो है उसके बाद थोड़ा सा देखें कि और इनके द्वारा क्या क्या निर्माण कार्य किया गया। फिरोज शाह ने 300 नगरों की जो है वो स्थापना करवाई गई इनके द्वारा। उसमें प्रमुख हिसार, फिरोजाबाद उनका जो है सबसे जो है पसंदीदा जगह था। लोग जो है इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। ये दिल्ली के पास जो है यमुना नदी के किनारे था। उसके बाद जो है फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर। जौनपुर जो है जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की जो है स्मृति में वो जौनपुर नगर की स्थापना की गई। फिरोज शाह ने मेरठ एवं, ये पूछा जाता है, मेरठ एवं टोपारा से, टोपारा में जो स्थापित है अशोक स्तंभ, उसको जो है दिल्ली लाया। यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। उनके द्वारा अनेक मकतब और जो है मदरसों की संख्या 13 ये इनका जो है निर्माण करवाया गया। साथ ही साथ पुराने जो भवन है उनकी मरम्मत भी जो है बृहद पैमाने पर करवाई गई, जिसमें से कुतुब मीनार भी एक है मरम्मत होने वालों में। उनके द्वारा ये तांबा और चांदी के मिश्रण से जो है सिक्का तैयार किया गया, और उस सिक्के को जो अद्धा और बीख कहा जाता था। आपसे पूछा जाए अद्धा बीख क्या था, आप कहेंगे सिक्का। फरिश्ता के अनुसार जो है फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानागार, 10 स्तंभ, 150 पुल, 50 बांध और 30 झीलों का निर्माण करवाया। ये फरिश्ता का मानना है, जो कि जो है हम लोग देखेंगे ये फरिश्ता जो है मुगल काल से संबंधित है, लेकिन इनका ये विवरण है थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन यहाँ से सवाल जो है बनता है, पूछा जा सकता है आपका। चलिए उसके बाद और जो है बस 2 मिनट। प्रसिद्ध इतिहासकार ये जियाउद्दीन बर्नी साहब और शम्स सिराज अफीफ को जो है इनसे जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। बर्नी की रचना तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी 2 रचना, और शम्स सिराज अफीफ की भी रचना जो है तारीख फिरोज शाही। तो देखिए तारीख फिरोज शाही नाम से 2 रचना है, एक बर्नी साहब की और एक अफीफ साहब की। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। उनके द्वारा अपनी आत्मकथा भी लिखी गई, वो है फुतुहात ए फिरोज शाही, ये उनकी आत्मकथा है। और उसके बाद दलाइते फिरोज शाही, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है, जो अपाउद्दीन के द्वारा जो है ज्वालामुखी मंदिर जो लूटा गया था, वहाँ से 1300 जो ग्रंथ, उसमें से कुछ को चुनकर जो है फारसी में अनुवाद किया गया। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है दलाइते फिरोज शाही। यहाँ से सवाल बनता है, यहाँ से पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जो है मेहनत कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।